नमस्कार दोस्तों, आपका लर्नर्स क्लासरूम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास के एनसीईआरटी का जो लेसन नंबर 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल, बेसिकली यह उसका अगला पार्ट है। उसके आगे उसी की चीज़ों को हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डाल्टन ने अपना जो परमाणु का मॉडल दिया था, एटम का जो मॉडल दिया था, उसमें एटम के बारे में बेसिकली उन्होंने बताया था कि एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। परमाणु बेसिकली अविभाज्य कण होते हैं। तो बाद में इसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या सच में परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, इज एटम इंडिविजिबल। क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें थी जो इस ओर इशारा कर रही थी कि कुछ ना कुछ एटम के अंदर तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कुछ अंतर पैदा कर रहा है। तो उन सब घटनाओं में से कुछ प्रमुख घटनाओं को हम लोग देखेंगे। जैसे व्हाट मेक्स एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट, अलग, जैसा कि डाल्टन ने अपने पर एटॉमिक जो मॉडल था उसमें बताया था कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली वो एटम के उनके जो एटम होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, क्या उनमें जो उनमें ऐसा क्या है जो जिसके बेसिस पे उनके एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। why some substance conduct electricity and some are not, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो आखिर सभी तो एटम से बने होते हैं, तो आखिर फिर में इस तरह का अंतर क्यों आता है, अलग अलग सब्सटेंस जो है अलग अलग तरह का बिहेवियर क्यों प्रदर्शित करते हैं। फिर अपियरेंस ऑफ स्टैटिक चार्जेस, कुछ एक पदार्थ को दूसरे पे रगड़ने पे ऐसा पाया जाता है कि उनमें जो है स्टैटिक चार्ज आ जाता है। तो आखिर ये सब चीजें जो घटनाएं हो रही थी, चूंकि तो वो इस ओर इशारा कर रहा था कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं, कुछ ना कुछ ऐसी फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं जो शायद वो सब वो उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से ये सब चीजें हो। तो कहीं न कहीं लोग जो है साइंटिस्ट लोग जो है और भी कई सारे क्वेश्चंस थे जो इस ओर इशारा कर रहे थे कि क्या सच में एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्या सच में एटम के अंदर कुछ मौजूद नहीं है, इस पर प्रश्न लगना शुरू हुआ। इसी के लिए साइंटिस्ट जो है वो क्या किए कि किन टू नो मोर अबाउट किन टू नो व्हाट इज इनसाइड एटम। तो उसके बाद उन्होंने जानना का प्रयास करना शुरू किया कि आखिर सच में एटम के अंदर क्या है, उसके अंदर और भी कुछ है क्या। इस और उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज को जानने का प्रयास करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो है इस दिशा में सबसे पहला जो आप कह सकते हैं कि जो सबसे पहला जो सफल प्रयास जिससे कि कुछ मिला, वो उसका श्रेय जो है गोल्डस्टीन को जाता है। वो सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1886 में, 1886 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना। और बेसिकली यह जो एक्सपेरिमेंट था एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था एंड फाउंड पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को पाया, है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या था। तो बेसिकली इसमें उन्होंने क्या पाया था, पॉजिटिव चार्ज को पाया था। और यह पॉजिटिव चार्ज जो है एक रे के रूप में निकली है, और इसी रे को उन्होंने कैनाल रे नाम दिया। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझेंगे थोड़ा। उन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब लिया, बेसिकली इसमें कुछ गैसेस भरी हुई थी, गैसेस थी इसमें, लेकिन जो नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो गैसेस होती हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं थी। इसको क्या किया गया कि यहाँ से वैक्यूम पंप के थ्रू उस गैसेस को निकाल दिया गया। कम अमाउंट में यहाँ गैसेस मौजूद मौजूद थी। अब यहाँ क्या किया गया कि एक इलेक्ट्रोड लिया गया, यहाँ भी एक इलेक्ट्रोड लिया गया, और इसको क्या कर दिया गया कि इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसे एनोड कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसे कैथोड कहते हैं। और यहाँ हम लोगों ने जो कैथोड किया उसमें कुछ छेद कर दिया गया इस तरह से, और इसलिए इसे हम लोग कहते हैं परफोरेटेड कैथोड, है ना। परफोरेटेड मतलब छिद्रयुक्त कैथोड है ये। यहाँ से फिर क्या किया गया कि इसको पूरी तरह से पैक करके, और यहाँ से फिर हम लोगों ने हाई वोल्टेज अप्लाई किया। यहाँ से इन्होंने जो किया है गोल्डस्टीन जो थे वो इन्होंने यहाँ से हाई वोल्टेज अप्लाई किया।
जब इन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, अच्छा एक चीज़ और यहाँ जो ये कैथोड है, कैथोड का जो पीछे जो ये ट्यूब है, इसके पीछे इन्होंने कुछ फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया ना। फ्लोरेसेंट मटेरियल यानी कि फ्लोरेसेंट मटेरियल में बेसिकली आप समझिए जिंक सल्फाइड जो होता है, इसको उन्होंने लगा दिया। इसको फ्लोरेसेंट मटेरियल इसलिए लगा दिया क्योंकि फ्लोरेसेंट मटेरियल पर जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक करता है या चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है, तो क्या होता है कि वो इल्यूमिनेट करता है, वो चमक पैदा करता है। तो बेसिकली इसी के लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया। अब ये सेटअप तो उन्होंने तैयार कर लिया। अब यहाँ से उन्होंने इसमें हाई वोल्टेज दिया। जैसे उन्होंने हाई वोल्टेज दिया तो उन्होंने देखा कि कुछ बीम ऑफ जो है लाइट, उन्होंने देखा कि कुछ जो है अलग अलग, मतलब एक लाइट जो है वो दिखी, जो इस इधर से इधर मूव कर रही थी। कुछ रेज दिखी जो कलरफुल रेज थी, तो वो इधर से इधर मतलब इस ओर आ रही थी। और ये छेद बेसिकली उन्होंने इसलिए किया कि इसमें से वो आर पार आ जा सके। तो इस ओर मतलब एनोड से कैथोड की ओर बेसिकली आ रही थी, और ये जो फ्लोरेसेंट मटेरियल था इस पे टकरा रही थी, जो चमक पैदा कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये जो कुछ अलग प्रकार का उनको चीज मिला था। तो बेसिकली फिर उन्होंने और भी चीज के बारे में पता लगाया, तो उन्होंने देखा कि ये जो बेसिकली था वो चार्ज पार्टिकल जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था। लेकिन इस पर वो बहुत ज्यादा कुछ निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये फंडामेंटल, ये जो चीजें थी वो फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल नहीं था। क्योंकि फिर उन्होंने क्या किया कि जब इसमें से गैस, अलग अलग तरह की गैसेज ली, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो अलग अलग तरह का आना शुरू हुआ। तो इससे ये तो पता चला कि अब चूंकि फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यानी कि वो एटम के अंदर का कोई चीज होता, फंडामेंटल यूनिट यदि होता वो एटम के अंदर का कोई चीज, तो गैस को बदल देने से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सेम ही होता सारी गैसेस पे। लेकिन चूंकि वो बदल रहा था, तो इससे तो ये तो पता चल गया कि वो जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं, अलग अलग गैस को बदलने से वो अलग अलग हो जा रहा था। जो चार्ज पार्टिकल थे वो अलग अलग तरह के चार्ज पार्टिकल आ रहे थे, उनका मास अलग आ जा रहा था, उन पे जो चार्ज था वो अलग आ जा रहा था। तो इस वजह से उन्होंने वो निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए कि वो फर्दर एटॉम के अंदर का ही कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, या एटॉम से भी छोटा कोई पार्टिकल है, इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन इतना तो उन्होंने जान लिया था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं आया है एटम से ही। आगे फिर 1917 में यह जो एक्सपेरिमेंट था गोल्डस्टीन ने जो परफॉर्म किया, इसे कैनाल कैनाल रे भी इसको जो हम लोग कैनाल रे के नाम से जानते हैं, जो रेज निकला था इसे कैनाल रे के नाम से जानते हैं। आगे जो इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ 1917 में, है ना। और 1917 में फिर इसी पॉजिटिव चार्ज जो एक्सपेरिमेंट था, इसी के सहारे जो है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ। प्रोटॉन की खोज जो है बाद में जाकर के 1917 के आसपास, हालांकि पॉजिटिव चार्ज के बारे में 1886 में पता चल चुका था, लेकिन कुछ फाइनल निष्कर्ष इस पे नहीं आ पाया था। तो फिर बाद में 1917 में जब और भी ज्यादा कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, और बाद में जाकर के 1917 में फिर इसी एक्सपेरिमेंट का सहारे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ। तो उसके पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे कि थॉमसन मॉडल ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन जो है ये इन्होंने भी उसी टाइप का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो थोड़ा सा अलग था उससे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट था 1887 में हुआ था। थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या किया कि इन्होंने इन्होंने भी सेम तरह का सेटअप तैयार किया था। बस यहाँ से उन्होंने क्या किया, कैथोड इधर कैथोड ले लिया, इधर एनोड ले लिया, इस प्लस चार्ज से पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। यहाँ पे क्या किया कि यहाँ जो गैसेज उन्होंने लिया था, गैसेज वहाँ गैसेज का जो प्रेशर था वहां भी बहुत कम था, लेकिन इसमें उन्होंने और ज्यादा बहुत ही लो, मतलब न के बराबर मान सकते हैं आप इसको, एकदम बहुत ज्यादा, लगभग पूरी पूरी तरह से जो है गैस को इससे इन्होंने बाहर कर दिया, लगभग यहाँ वैक्यूम तरह से क्रिएट कर दिया गया। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, लगभग 10,000 वोल्ट के अप्रॉक्स जो है यहाँ से हाई वोल्टेज दिया गया। और इस पर क्या किया गया कि यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे जो कैनाल रे जो खोजा गया था, तो उसमें कैथोड की तरफ लगा दिया गया था फ्लोरोसेंट मटेरियल। लेकिन ये जो थॉमसन ने जो अपना अ, ये जो एक्सपेरिमेंट किया, तो इसमें क्या किया गया, उन्होंने एनोड के साइड में वो फ्लोरोसेंट मटेरियल को लगा दिया। अब उन्होंने क्या देखा कि जब इसमें से उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तब उनको दिखा कि कुछ रेज जो है वो इधर से निकल रही है, और
कि मतलब कि वो कैथोड से निकल रही थी, तो इसलिए उन्होंने उस रेज को नाम दिया कैथोड रे, है ना। ये जो रेज थी इसको उन्होंने कैथोड रे नाम दिया। ये जो रेज निकल रही थी इसको उन्होंने कैथोड रे नाम दिया। और ये जो रेज थी ये इधर से निकल करके एनोड की तरफ आ रही थी, और यहाँ भी उन्होंने परफोरेटेड ही लिया था, और परफोरेटेड एनोड लिया था, और इसमें से जो है कि वो आ करके जब इधर टकरा रही थी तो वो इधर चमक पैदा कर रहा था। तो यह एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1887 ईस्वी में देखा किया, और इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली यह जो एक्सपेरिमेंट था इसमें से उन्होंने यह देखा कि जब ये जो कैथोड रे निकला, तो बेसिकली यहाँ जब पोटेंशियल उन्होंने अप्लाई किया, तब यहाँ से चूंकि इसमें गैसेस है नहीं, इसमें जब गैसेस नहीं थी तो यह जो रे आ रहा था बेसिकली इससे आ रहा था, इस कैथोड रे से ही आ रहा था। बाद में उन्होंने उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रोड हैं वो मतलब इलेक्ट्रोड का मटेरियल को बदला, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को यूज किया, लेकिन फिर भी जो निकलने वाला जो रेस था वो सेम ही तरह का रेस था। मतलब कि आप सबस्टांस को यहाँ पे मटेरियल को, कैथोड को, एनोड को चेंज कर रहे हैं, फिर भी वो जो निकलने वाला जो कैथोड रे था वो सेम नेचर का था। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि यह जो कैथोड रे है वो जो है वो मतलब फंडामेंटल पार्टिकल ही है, क्योंकि वो सभी वो अलग अलग मटेरियल जब हम लेते हैं, वो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हम ले रहे हैं तो भी वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो फंडामेंटल यूनिट ही है, वो फर्दर एटॉम के अंदर का ही कोई चीज है जो वहां से निकल रहा है। कर उन्होंने इस चीज को जाना, तो इसके इस जो या जो एक्सपेरिमेंट है इसके सहारे उन्होंने कुछ कंक्लूड किया था, तो बेसिकली उसी चीज को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। या जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में डिटेल से और हायर क्लासेस में आप लोग को जानना है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट नेगेटिव चार्ज एटॉमिक सब पार्टिकल डिस्कवर्ड कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और यह जो पार्टिकल की खोज हुई थी जो नेगेटिवली चार्ज थी, इसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, है ना। ये जो रेज के रूप में यहाँ से निकल रही थी कैथोड रेज, तो बेसिकली यह जो पार्टिकल था उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, क्योंकि यहाँ से जो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल जो था, इतना ज्यादा वोल्टेज था कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच खींच करके इधर से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा था। तो इसका उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इस एक्सपेरिमेंट में निकलने वाले जो कैथोड रेज थे उसका उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम से उसको वो पुकारा। द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाज आल्सो नोन, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसके पहले ही पॉजिटिव चार्ज की खोज हो चुकी थी कि एटॉम एटॉम के अंदर यानी कि एलिमेंट्स के अंदर से पॉजिटिव चार्ज का कोई पार्टिकल होता है वो निकलता है। दिस द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाज आल्सो, इससे पहले भी जाना जा चुका था कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में पहले से पता चल चुका था। द फैक्ट दैट एटम वेयर न्यूट्रल इन चार्ज, सो तो इसलिए उनको यह पता चलने लगा कि भाई एटम जो है न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की पहले से खोज हो चुकी थी इलेक्ट्रॉन की, कोई 1887 ईस्वी में जो जो कैसे चार्ज थे, नेगेटिवली चार्ज थे। इन्होंने और भी इसमें एक्सपेरिमेंट किया है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो देखा गया कि वो जो कैथोड रे थे वो पॉजिटिव पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे थे, यानी उससे ये पता चल रहा था कि हाँ ये जो इस पे जो है वो माइनस चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस जनरली जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जाना इसके नेचर के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थॉमसन पुट हिज एटॉमिक मेडल, और इस एक्सपेरिमेंट के सहारे थॉमसन ने क्या किया कि अपना पहला एटॉमिक मॉडल, अपना जो एटॉमिक मॉडल है वो रखा। यह एटॉमिक मॉडल जो है प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, और यह उन्होंने 1904 ईस्वी में दिया, और यह इतना फेमस हुआ, लोकप्रिय हुआ, जिसके कारण कि 1904 में जब उन्होंने यह मॉडल दिया तो उसके बाद उसके लिए उन्हें 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। प्लम पुडिंग मॉडल, या इसे हम कह सकते हैं वाटरमेलन मॉडल, है ना। तो प्लम पुडिंग मॉडल जनरली एक तरह का कह सकते हैं कि केक की तरह का होता है, जिसमें कि कुछ जो खाने की चीज होते हैं वो अलग अलग जगह पे पुट किए होते हैं। इसे इसे ही वाटरमेलन की आप तरह इसे समझ सकते हैं। जैसे वाटरमेलन कैसे होता है कि एक वाटरमेलन जो होता है जनरली वो इस तरह का होता है, इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो वाटरमेलन क्या होता है जनरली, इसमें
पूरी तरह से लाल पार्ट होता है वाटरमेलन के अंदर, और इसमें जो बीज होते हैं वो इधर उधर लगे होते हैं। तो उसी के तरह का मॉडल उन्होंने दिया था। तो अपने इस एटॉमिक मॉडल में थॉमसन ने क्या क्या कहा था, तो उन्होंने बोला था कि द इलेक्ट्रॉन्स वेयर एम्बेडेड इन ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की खोज पहले ही हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज से बने होते हैं, उनमें मतलब उनमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा होता है। और यह जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो उसी में बीज की तरह, जैसे वाटरमेलन में बीज इधर से उधर इधर उधर पड़ा होता है, एम्बेडेड होता है, तो वैसे ही एटम में पॉजिटिव चार्ज भरे पड़े होते हैं, और उस पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, वो कहीं कहीं बीज के रूप में पड़े होते हैं। जैसे बीज पड़ा होता है वाटरमेलन में, उसी तरह इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं एटम में। और वो जो लाल वाला पार्ट जो होता है वो वाटरमेलन का, तो उस लाल वाले पार्ट की जगह पे एटम में होता है पॉजिटिव चार्ज। आगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पता चल चुका था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और यह दोनों जो चार्ज मौजूद होते हैं एटम के अंदर वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। और चूंकि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो इसलिए जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आगे, एन इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेड एज, एक इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद जो अगला मॉडल आया था रदरफोर्ड का मॉडल आया था। यह जो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया तो उसके बाद रदरफोर्ड जो है वो इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो बेसिकली यह जो एक्सपेरिमेंट था 1911 में आया। तो जब यह उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूड किया, और उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल उन्होंने दिया। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल क्या है। तो इन्होंने 1911 ईस्वी में, है ना, 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने क्या किया कि परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉम्बार्डिंग ए थिन ग्वाइल्ड, एक बहुत ही पतला सोने का पत्थर लिया जिसकी थिकनेस लगभग 1000 एटम के बराबर थी। मतलब 1000 एटम सोने का, 1000 एटम को आप लीजिए, वो जितना मोटा होगा उतना ही मोटा, मतलब काफी आप कह सकते हैं कि एकदम बहुत ही पतला फॉयल लिया, गोल्ड का फॉयल। और उस पे क्या किया गया कि अल्फा पार्टिकल से उस पे उन्होंने बॉम्बार्ड करवाया। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे क्या किया गया उन्होंने कि बेसिकली यह जो है गोल्ड फॉयल लिया जो काफी पतला है, लगभग 1000 गोल्ड का जो एटम होता है उसकी मोटाई के बराबर का उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया। और इस पे क्या किया गया कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करवाया। अल्फा पार्टिकल जो होता है बेसिकली यह इस पे +2 चार्ज होता है, और इसका जो वेट होता है वो 4 है ना, 4 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। बेसिकली इसे जो अल्फा पार्टिकल है इसे हीलियम, है ना, हीलियम He2+ है ना, आप समझ सकते हैं कि He2+ जो होता है हीलियम आयन का जो नाभिक होता है, तो उसको वो अल्फा पार्टिकल की तरह होता है, बेसिकली वही होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करवाया सोना, ये जो गोल्ड फॉयल है, तो क्या हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड गोल्ड में से वो आर पार हो गए बिना किसी डिस्टरबेंस के। मतलब ज्यादातर जो थे वो क्या हो गए, आर पार हो गए। तो ये लिखा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट थ्रू स्टेट पास्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, फॉयल में से आर पार होगा सीधी तरह से, उसमें बिना किसी डिस्टरबेंस के वो आर पार हो गया। क्या हुआ, सम अल्फा पार्टिकल वेयर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ। कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल में पाया गया कि वो अपने पाथ से डेविएट हो गए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ जो है, जैसे यहाँ से कुछ ये सीधी रूप से यहाँ से, अब इसको पता कैसे चला कि कौन डिफ्लेक्ट हो रहा था, इसको इन्होंने चारों तरफ ये जो यूज किया है ये फ्लोरेसेंट मटेरियल है, इससे ये पता चल रहा था कि जब इस पे कोई जब इससे जो अल्फा पार्टिकल था
तो यह जो चार्ज पार्टिकल होता है, जब यह इस स्क्रीन पे यानी फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जब पड़ता है तो वो चमक पैदा करता है। तो इससे यह पता चलता है कि वो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करने के बाद किधर की ओर बेंड किया, किधर की ओर पास किया। इसलिए हम लोग यहाँ इसलिए हम लोगों ने बेसिकली रदरफोर्ड ने यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल यूज किया था। तो इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे है वो अल्फा पार्टिकल ईश्वर चमक पैदा कर रहे हैं, यानी कि वो अपने सीधे सीधे रास्ता से जा करके और वो यहाँ पे टकरा रहा है। इनमें से कुछ को देखा कि उन्होंने ये सीधी रेखा में गए, लेकिन हल्का टिल्टेड होकर के वो इधर उधर टकराना शुरू कर दिए। कुछ इधर टकरा गए, कुछ इधर टकरा गए, कोई इधर इधर की ओर बेंट कर गए, कुछ इधर की ओर बेंट कर गए। यहाँ भी देखिए, इसमें आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कुछ यहाँ से ऐसे मुड़ गए, कुछ जो है ज्यादातर जो है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे पास कर गए, कुछ इधर की ओर मूव मूव कर गए लार्ज डिफ्लेक्शन के साथ। तो इस प्रकार से हुआ। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली बाउंस बैक, और लगभग बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो थे वो वापस जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वो वापस आ गए। यानी जिस रास्ते से गए थे और वापस फिर उसी रास्ते से वो वापस आ गए। और ऐसे पार्टिकल, ऐसे जो अल्फा पार्टिकल थे वो बहुत ही कम, यानी 12,000 में से सिर्फ एक ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो वापस एकदम टकरा करके वापस उसी रास्ते से वो वापस आ गए थे। तो इन सभी को कंक्लूड करने के बाद रदरफोर्ड ने अपना इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने कंक्लूड किया, तो इसके बाद उन्होंने अपना जो है पर जो है एटॉमिक मॉडल को दिया था। इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बोला था? द एटम कंटेन लार्ज एम्प्टी स्पेस। चूंकि उन्होंने देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो पास कर गए थे एटॉम में से बिना किसी डेविएशन के। तो उन्होंने बोला था कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वो कैसा होता है? एम्प्टी होता है एटॉम के अंदर का। देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज मास एट द सेंटर ऑफ द एटम। और उन्होंने देखा था कि उन्होंने यह देखा था कि देखिए कि एटम के सेंटर में, बीच में जो मास होता है, एक हेवी मास होता है। और यह जो मास होता है एटम का वो कैसा उस पर चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उन्होंने कैसे जाना था कि इसके बीच में ये होता है, मास इसका ज्यादा होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है? क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब जो जो अल्फा पार्टिकल एकदम सेंटर से होकर के जा रही थी उसमें डेविएशन ज्यादा था, और एकदम से जो बीचों बीच सेंटर से ही पूरी तरह से सेंटर से ही पास की, वो पूरी एकदम बाउंस बैक हो गई, सीधी तरह से जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस हो गई। यानी कि अल्फा पार्टिकल पे प्लस चार्ज होता है, तो सेंटर पे यदि प्लस चार्ज होगा तभी तो ये डेविएट करेगा। यानी कि जो भी इस प्लस चार्ज के नजदीक, जो अल्फा पार्टिकल जो स्वयं में भी प्लस पॉजिटिवली चार्ज है, जब इसके नजदीक गया तो पॉजिटिव होने की वजह से इसमें डेविएशन हुआ और यह छिटक करके डेविएट होकर के दूर की ओर भागी। वह चीज इधर हुआ, जब इधर से गया तो यहाँ डेविएशन हुआ, यहाँ से रिपल्सन हुआ तो ये इधर की ओर मूव की। लेकिन जो एकदम सीधे सीधी स्ट्राइक किया तो उसमें रिपल्सन भी हुआ। लेकिन अब दूसरा चीज उन्होंने ये बोला था कि ये इसमें हेवी मास होता है, मोस्ट ऑफ द मास जो एटम का जो मास होता है यहीं पे कंसंट्रेट होता है। इस चीज को बोला था क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये खुद बहुत, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो भारी नाभिक होता है। इसका नाभिक जो होता है वो, इसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा भारी होता है। तो जनरली यह टकरा करके आ रहा है वापस, इसका मतलब यह हुआ कि ये इस ये सेंटर जो है ये उससे भी ज्यादा भारी है, मतलब अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा भारी है, तब तो ये वापस आ जा रहा है। आप समझिए कि यदि अल्फा ये हल्का होता तो ये अल्फा पार्टिकल इसी को ठेल देता, इसी को ठेल सकता था। जैसे आप समझिए कि कोई गेंद है, गेंद को हम दीवार पे मारे तो दीवार गेंद से बहुत ज्यादा भारी है, तो वापस वो टकरा करके हमारे पास आ जाएगी। लेकिन यदि हम किसी गेंद को किसी कागज पे मारे या किसी हल्की चीज पे मारे तो वो वापस नहीं आएगी, वो उसी को ठेल देगी। तो ऐसे ही उन्होंने देखा कि यदि वो इस पे अल्फा पार्टिकल सीधे रूप से न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करता था तो वो वापस बहुत तेजी से सेम रास्ते से आ जाता था। यानी कि यहाँ जो मास है, सेंटर का जो मास है वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा यहाँ पे मास है, तब तो वो एकदम बाउंस बैक कर गया पूरी तरह से। इस प्रकार उन्होंने इस चीज से को देखा था और बताया था कि देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज मास एट द सेंटर। जो सेंटर में जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज मास होता है। और इस जो पॉजिटिवली चार्ज मास है उस एरिया को उन्होंने न्यूक्लियस नाम से
बताया था। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल। और यह जो न्यूक्लियस यानी जो पॉजिटिवली चार्ज जो एरिया होता है, जिसमें पूरी तरह से मास वाला एरिया होता है, यह बहुत ही स्मॉल होता है कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। और यह एटम के साइज से काफी ज्यादा छोटा होता है। यह न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है एटम का, वो एटम के साइज से काफी ज्यादा छोटा होता है। कितना ज्यादा छोटा होता है? रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 10⁵ है ना। यह जो होता है वो 10⁵ इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई होता है। यानी कि एटम का जो रेडियस होता है वो न्यूक्लियस की रेडियस से 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है। एटम का जो रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस से 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। और यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो क्या होते हैं, इसी न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते घूमते रहते हैं। यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, और यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एन एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और एक एटम जो होता है कंप्लीटली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब आगे हम लोग जानेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, तो उनकी कमियों को हम लोग देखेंगे कि जो रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था तो उसमें क्या कमियां रह गई थी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आया तो मैक्सवेल मैक्सवेल ने दिया था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार से यदि कोई चार्ज पार्टिकल है ना, यदि कोई चार्ज पार्टिकल जो है एक्सिलरेट करता है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल यदि उस पर चार्ज है और वो उसमें एक्सेलरेशन है, वो क्या करेगा कि अपना एनर्जी को लूज करेगा। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेट करता है, यदि एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो वो अपना कंटिन्यूअसली एनर्जी को लूज करते रहता है। तो उन्होंने जब इस थ्योरी को, उनके मैक्सवेल के जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उसको जब एटम के संदर्भ में देखा गया, तो चूंकि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। तो 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 इस पे आया कि सो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इट शुड फॉल इन न्यूक्लियस। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। तो चूंकि घूमते रहते हैं हम लोग, जैसा कि घूमने के दौरान ये सर्कुलर मोशन में होते हैं, तो सर्कुलर मोशन में ये एक्सिलरेट करते हैं, है ना। या इसमें एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। तो यह जो एक्सीलरेशन है जिसके कारण ये अपने सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो ये चूंकि चार्ज पार्टिकल और इसमें एक्सीलरेशन है, तो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए आवश्यक है। तो इस वजह से ये क्या होगा कि यह इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लगातार लूज करेंगे, और इनका आकार छोटा होता जाएगा, इनका सर्कुलर पाथ जो है वो छोटा होता जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। और एक समय ऐसा आएगा जब ये घूमते घूमते क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस के कारण ये फाइनली जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से उनका ये जो मॉडल था उसमें कुछ दोष बाद में आ गया। फिर एक अलग जो साइंटिस्ट आए, बोहर। तो फिर बोहर ने अपना एक अलग एटॉमिक मॉडल रखा जो काफी सक्सेसफुल हुआ। और तो चलिए इसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला था। बेसिकली रदरफोर्ड जो है 1911 में इन्होंने अपना मॉडल दिया था, तो उसके 2 साल के बाद यानी 1913 में, है ना, 1913 में नील्स बोर जो है, जो रदरफोर्ड की कमियां थी, बेसिकली उन्होंने बोला था कि जो सर्कुलर पाथ में मूव करते रहता है इलेक्ट्रॉन, तो वो फेल हो गया था। तो उसी को लेकर के, उसकी स्टेबिलिटी को लेकर के इन्होंने क्लेरिफाई किया, यानी कि एटम स्टेबल कैसे है, यदि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिवली चार्ज वो घूमते रहता है तो वो गिरता क्यों नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग और एटम का जो मॉडल है उसको भी लेकर के इन्होंने अपना मॉडल रखा था। इसमें इन्होंने क्या क्या कहा
कि इन एटम ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिटल एग्जिस्ट, मतलब कि इन्होंने बोला था कि जो जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ऐसा नहीं कि कोई भी पाथ पे वो मूव करने लग जाता है चारों तरफ, कुछ फिक्स्ड पाथ होते हैं, है ना। एटम के अंदर कुछ सर्टेन फिक्स्ड पाथ होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। कुछ सर्टेन फिक्स्ड पाथ ही होते हैं जहां एटम क्या करते हैं, घूमते हैं। द ऑर्बिट और सेल्स, इसको उन्होंने सेल के रूप में बोला था, वहां जहां इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते हैं तो उसको उन्होंने सेल नाम दिया था। और रदरफोर्ड के मॉडल में ऑर्बिट बोला गया था। तो यह अब इसे ऑर्बिट बोलिए सेल बोलिए। तो द ऑर्बिट और सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के एल एम एन। तो वो जो फिक्स्ड पाथ था जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, तो उसको उन्होंने के एल एम एन नाम दिया, है ना। यानी अलग अलग रास्ते को अलग अलग उन्होंने नाम से नाम दे दिया। बोहर साहब ने उसको अलग अलग नाम दे दिया था। तो क्या नाम दिया था, के एल एम एन और द नंबर्स, यानी इस नंबर के लिए, हर एक नंबर के लिए उन्होंने वन के लिए के दे दिया। यदि दूसरा नंबर का सेल है तो इसके लिए उन्होंने एल दे दिया, तीसरा नंबर का सेल है तो एम दे दिया, चौथा नंबर का सेल है तो एन दे दिया। तो इस प्रकार उन्होंने अलग अलग सेल को अलग अलग नाम दिया। और यह सेल जो था बेसिकली फिक्स्ड पाथ था जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, मिलते थे। देखिए यहाँ से इसे हम समझ सकते हैं। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो जो सबसे पहला पाथ है न्यूक्लियस के सबसे क्लोज, इसे पहला सेल बोला गया और इसे जनरली के से इंडिकेट किया गया। इसके बाद का जो सेल था जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता था, मूव करते रहता था, तो उससे दूसरा नंबर का सेल यानी एल सेल। उसके बाद का जो है तीसरा नंबर का सेल एम सेल, और उसके बाद का चौथा नंबर का सेल यानी एन सेल के नाम से उन्होंने दिया। आगे, while revolving around the nucleus in an orbit, an electron neither loses or gains energy। जैसा कि उसकी कमियां रह गई थी रदरफोर्ड में, तो उसके अनुसार से बोला, उसमें कमी के रूप में बताया गया था कि वो घूमते घूमते गिर क्यों नहीं जाता है। यदि पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, तो एक्सेलरेशन होगा, उसमें एक्सेलरेशन की वजह से वो एनर्जी लूज करेगा, जिसकी वजह से वो गिर जाएगा। तो इसको उन्होंने वो क्लैरिफाई किया कि वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यदि न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, तो वो ना तो एनर्जी गेन करता है और ना ही एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब मूव करते रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो एनर्जी ना तो गेन करता है और ना ही लूज करता है। An electron in a cell can move to higher or lower energy cell by absorbing or releasing a fixed amount of energy। अब बोहर के एटॉमिक मॉडल में उन्होंने बताया कि एटम जो होते हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बेसिकली कहाँ होते हैं, सेल में, वो क्या करते हैं कि वह जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करते हैं। वो क्या करते हैं कि बाहर से यदि उनको एनर्जी मिला तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वो मूव कर जाते हैं अपने हाइयर सेल में। यानी कि वो के सेल में है और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किए, जितना कि हमको के एल में जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, इन दोनों सेल में जो एनर्जी का जो अंतर है, इस एनर्जी लेवल में जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी, जैसे ही यहाँ का इलेक्ट्रॉन के सेल का इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वैसे ही यहाँ से जंप करके के से जंप करके वो एल में चला जाएगा। यानी एनर्जी का रिक्वायरमेंट फिक्स्ड होता है और उतना ही एनर्जी इसको चाहिए मिनिमम कि वो यहाँ से यहाँ चला जाए, है ना। तो उतना एनर्जी जैसे ही इसको मिला तो यहाँ से वो जंप करके अगले सेल में चला जाता है और वो वहां पे मूव करना शुरू कर देता है। और वही चीज होता है कि जब कोई मान लीजिए कोई केस यल सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है और इसमें से वो यहाँ से एनर्जी जब लूज करेगा और इतना एनर्जी लूज करे जो कि के सेल के बराबर हो, यानी फर्स्ट सेल के बराबर, सॉरी मतलब कि इतना एनर्जी लूज करे कि उसका एनर्जी जो हो वो के सेल की एनर्जी के बराबर हो जाए, तो वो यहाँ से जंप करके वो वापस यहाँ आ जाएगी के सेल में। मतलब कि रिवॉल्व करने के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो वो अपने नेक्स्ट या नेक्स्ट जो है सेल में चला जाएगा, और फिर जब वहां से वो एनर्जी लूज करेगा तो फिर अपने वो नीचे के सेल में वो आ जाएगा। और यह जो एनर्जी होता है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ में एनर्जी का रिलीज होता है या फिर एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है।
यानी कि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ में यदि उसको जितना रिक्वायर्ड एनर्जी है कि वो अगले सेल के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उतना ही ऑब्जर्व किया तो वो अगले सेल में चला गया। यदि नीचे आया, लोअर सेल में आया, तो जितना एनर्जी का जो डिफरेंस है दोनों के बीच का उतना एनर्जी रिलीज किया और वो नीचे के सेल में चला आया इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है। हाँ, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल बाद में फिर बोहर जो ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें भी कुछ कमियां सामने में आई। बोहर ने बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि बेसिकली इन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल रखा था वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस को लेकर के ही रखा है। तो इनका मॉडल जो बेसिकली डिपेंड था या जो इन्होंने अपना मॉडल दिया था वो बेसिकली हाइड्रोजन एटम को लेकर के था या हाइड्रोजन से मिलते जुलते जो एटम थे जो हाइड्रोजन से मिलते मतलब जैसे हीलियम है ना He2+। तो इनमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद He2+ जो हाइड्रोजन की ही तरह ट्रीट करता है। तो मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस जो थे जैसे हीलियम 2+ ना हीलियम प्लस है ना। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हीलियम में एक प्रोटॉन बच गया और एक इलेक्ट्रॉन उसी तरह हाइड्रोजन के बराबर हाइड्रोजन की ही तरह हो जाता है ये। तो इसी तरह जैसे हीलियम He+ हो गए, लिथियम 2+ हो गया, बेरिलियम 3+ हो गया, इस तरह के जो हाइड्रोजन लाइक आयंस जो ये सब हैं तो ये सब पर बोहर का जो मॉडल था वो एप्लीकेबल था। और हम सारे एटम्स पर या सारे आयंस पर ये मॉडल जो है वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो यह एक कमी के रूप में था बोहर एटॉमिक मॉडल का। इट कैन नॉट एक्सटेंड इट कुड नॉट बी एक्सटेंड टू मल्टी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। और यह इसमें बड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो उन सब पर इनका मॉडल एप्लीकेबल नहीं था। दिस मॉडल गिव द एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम एट ए टाइम विच इज नॉट ट्रू। हाँ, इन्होंने बोहर ने जो अपना ये मॉडल दिया तो इस मॉडल के द्वारा उन्होंने एटॉमिक एटॉम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताया, उसका जो वेलोसिटी था उसको काउंट कर दिया, मोमेंटम वगैरह हर चीज को उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया। कि बाद में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़िएगा कि बाद में एक साइंटिस्ट हुए हेजनबर्ग। तो उन्होंने हेजनबर्ग ने अपना जो वो मॉडल बताया था वो उन्होंने बोला था कि किसी भी जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो उसका एग्जैक्ट पोजीशन है ना, उसका एग्जैक्ट पोजीशन वो निकाल पाना और एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम एक ही समय पे, मतलब कि यदि हम जिस किसी खास पोजीशन पे हम इलेक्ट्रॉन का कि हम बता दें हाँ इलेक्ट्रॉन का इस पोजीशन पे इस समय इतना मोमेंटम होगा वो नहीं डिफाइन किया जा सकता है। मतलब एट ए सेम टाइम मोमेंटम और उसका पोजीशन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। जबकि बोहर के अनुसार उन्होंने ऐसा कर दिया था, मतलब पोजीशन भी एक ही समय पे पोजीशन और मोमेंटम दोनों उन्होंने फाइंड आउट कर दिया था, जो बाद में ये गलत साबित हुआ। मतलब एक ही तरह सब कही कि अभी जो है एक कवि के रूप में उभर करके आया। तो इस प्रकार बोहर बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था तो इसमें ये सभी कमियां थी। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को देख लिया, प्रोटॉन के बारे में भी देख लिया, न्यूट्रॉन के बारे में देखें कि न्यूट्रॉन की खोज बेसिकली सबसे बाद में यानी सबसे लास्ट में हुई 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज हुई और इनके खोज इनको खोज न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जो है ये जेम्स चैडविक को जाता है। बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि व्हेन बेरिलियम वाज एक्सपोज टू अल्फा पार्टिकल, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल से इन्होंने प्रहार करवाया था, बॉम्बार्ड करवाया था। पार्टिकल विथ अबाउट द सेम मास एज प्रोटॉन वेयर इमिटेड। तो उन्होंने देखा कि जब इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल से इन्होंने स्ट्राइक करवाया तब उन्होंने देखा कि एक कुछ उससे पार्टिकल्स निकले है ना, कुछ इसमें से पार्टिकल्स निकले जो कैसे थे, बेसिकली ये जो थे न्यूट्रल थे, इस पे कोई चार्ज नहीं था। बेसिकली इस पे कोई चार्ज नहीं था लेकिन इसमें मास था और यह मास जो था किसके बराबर था, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो इसको उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। तो इस पे कोई चार्ज नहीं था और मास जो था उसका प्रोटॉन के बराबर था, तो यह इसकी खोज हुई और इसका उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डज नॉट गेट एनी डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि इस तरह का उन्होंने जब उसकी खोज हुई तो उसको उन्होंने उसके दोनों ओर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसमें देखा कि किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी जो है किसी तरह का कोई डेविएशन जब नहीं होता है तो उन्होंने बोला कि इस पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन की जो है खोज हुई 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा।
और यह जो मास था वो प्रोटॉन के बराबर था उनका मास, तो बेसिकली इसका जो मास था वो उतना ही लगभग था, एग्जैक्ट तो बराबर नहीं था, बस लगभग था। न्यूट्रॉन का मास इतना 1.676 गुना 10 टू द पावर 24 ग्राम, है ना, 10 टू द पावर -24 ग्राम, या फिर इसको केजी में लिखिएगा तो 10 टू द पावर 57 केजी था ये। हाइड्रोजन एटम हैज नो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एटम जो होते हैं उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो बेसिकली इस तरह ये सब चीजें बाद में पता चली, न्यूट्रॉन के बारे में बाद में पता चला 1932 में। अब तो हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में। अब अगला जो चीज है हम लोग जानेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, एटॉमिक मास नंबर, सॉरी, हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। तो बेसिकली एटॉमिक मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का यदि हमें एटॉमिक मास निकालना होता है तो हम उस एटम में मौजूद प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो जो है एटॉमिक मास नंबर कहलाता है। एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी, एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर हम लोग देखेंगे, एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। बेसिकली हम लोग इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ही जानेंगे कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और जब एटॉम न्यूट्रल होता है तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं इन न्यूट्रल एटम, है ना, इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं तो इसकी संख्या घटते बढ़ती रहती है, इसलिए हम लोग जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे ही डिफाइन करते हैं। तो एटॉमिक नंबर हम लोगों को देख लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और एटॉमिक मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और आगे के लिए भी, आगे तक ये बहुत ज्यादा इसका यूज होगा, तो हम लोग इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एटम में जो किस प्रकार से होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन डिफरेंट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोहर ने अपने मॉडल में बोला था कि कुछ डिफाइंड पाथ होते हैं, डिफाइंड पाथ होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग सेल कहते हैं। तो इस सेल में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इन सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। अब एक एटम में अलग अलग सेल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार है, किस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू निकालते हैं या जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गवर्न बाय सर्टेन रूल्स, और यह जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ खास नियम का पालन करता है, कंडीशंस का पालन करता है, और जिससे हम लोग बोरबरी के नियम से, चूंकि बोरनबरी को एक साइंटिस्ट थे तो जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे इसमें। तो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला रूल्स क्या था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए सेल इज इक्वल्स टू 2n² है ना। ये 2n2 नहीं है, ये 2n² मतलब किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं जी, 2n² हो सकते हैं, जहां n क्या है, नंबर ऑफ सेल, यानी सेल की संख्या, कैमा नंबर का सेल है वो है। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2n²। वेयर एन इज सीरियल नंबर ऑफ द सेल, है ना, सीरियल नंबर कौन से नंबर का सेल है, तो बेसिकली यहाँ पे उसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे तो वो पता चल जाएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस सेल में। सेल वैल्यू, सेल सेल वैल्यू जिसे एन से हम लोग यहाँ इसमें देख रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2n² है। चलिए तो अगला एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के एल एम एंड एन सेल। तो यहाँ पे हम लोग
के एल एम एंड एन सेल में पता करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि बोहर ने अपने मॉडल में बताया था कि जो अलग अलग सेल होते हैं वो उसके लिए के एल एम एन यूज किया था। तो बेसिकली जब n बराबर 1 होता था, फर्स्ट सेल जो होता था उसके लिए उन्होंने k यूज किया था। तो k के लिए n का मान कितना हो जाएगा? 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 2n² बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल्स 2। एल सेल में कितना हो जाएगा? एल के लिए n कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2n² यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। यम में कितना हो जाएगा? यम के लिए n का मान कितना हो जाएगा? 3। तो इसके कितना हो जाएगा? 2n² यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। n में कितना हो जाएगा? n का मान 4, n का मान 4 होगा तो इसका मान 2n² यानी कि 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। यानी फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड सेल में 18 एंड फोर्थ सेल में 32। तो इस प्रकार अलग अलग सेल्स में जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने देखा। रूल 2, सेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप बाय मैनर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब सेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? सेल अलग अलग सेल्स हैं, सेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं? अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो पहले कहाँ जाएंगे? तो वो बेसिकली जो जाते हैं स्टेप बाय मैनर में जाते हैं, यानी कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जिस सेल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, हायर एनर्जी वाले सेल्स में बाद में जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे सेल का एनर्जी बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे लो एनर्जी सेल में जाएंगे, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले सेल में जाएंगे, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले सेल में जाएंगे और सबसे लास्ट में जो सबसे हाईएस्ट जो सेल होगा उसमें जाएंगे। इसे इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार जाता है। यहाँ मान लीजिए n बराबर 1 में हम लोगों ने देखा कि यहाँ n बराबर 1 है ना, जब n बराबर 1 हुआ था तो यहाँ पर देखिए n बराबर 1 के लिए सेल है, n बराबर 2 के लिए यहाँ पे सेल है। तो इस प्रकार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? फर्स्ट सेल में जाएगा, फर्स्ट सेल के बाद यहाँ पे जाएगा। फिर इस प्रकार हम लोग इसको एरो से देख सकते हैं कि पहले फर्स्ट एस में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? 2s के बाद 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 4d में जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जैसे जैसे इन सेल्स का एनर्जी बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे भरेगा तो वो हायर एनर्जी सेल्स में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके घुसेगा। मतलब सबसे पहले सबसे लो एनर्जी सेल में घुसेगा, उसके बाद फिर फर्दर आएगा तो उससे हाई में जाएगा, फिर उससे हाई में जाएगा। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जनरली सेल को ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3D से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन चला गया। तो कुछ है जो आप लोग को आगे पढ़ना, आगे क्लास 11th में आप लोग इसके बारे में विशेष रूप से जानिएगा। तो जनरली आप लोग इतना समझिए कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सेल जो होता है, सेल में जो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई होता है वो जैसे जैसे सेल जो होता है सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी में जाता है, उसके बाद उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला। जैसे 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 इलेक्ट्रॉन भरता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी सेल्स में जाते हैं या हायर एनर्जी लेवल्स में इन करते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे को ऐसे समझिए ना कि जैसे यहाँ 4s 3D से पहले 4s में चला गया, क्यों? क्योंकि 3D से कम एनर्जी होता है 4s का, इसलिए 4s में यहाँ पहले ऑक्यूपाई किया। 3D का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है ना। तो 3D का एनर्जी लेवल ज्यादा इसलिए 4s भरने के बाद ही 3D में जाता है। द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी
एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है ना, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी जो बाहरी जो कक्षा है इलेक्ट्रॉन का, बाहरी जो सेल है एटम का, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि वो रह सकते। इवन इफ इट हैज कैपेसिटी टू एकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, यदि उसमें क्षमता भी है, यदि उस सेल्स में क्षमता भी है, आउटरमोस्ट सेल की क्षमता है कि वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, फिर भी वो, यदि वो आउटरमोस्ट सेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा को नहीं रखेगा, है ना। तो आप समझिए यहाँ पे यहाँ पे भी वही चीज हो रही है जैसे 4s, है ना। तो 4s जब 3p जो है यहाँ तक जो आया, यहाँ पे 3s और 3p, यहीं पे क्या होता है ना कि यहाँ 3s और 3p में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे हो गया। अब चूंकि 3d भी है, इसमें और इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन चूंकि यह इस वक्त यही आउटर मोस्ट शेल है, तो इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, क्योंकि यहीं तक में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद यह फर्दर इसमें और इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऐड हो सकते, इसलिए इसके और आगे के सेल, यानी इसके जो फिर फर्दर हायर एनर्जी का जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए 3p के बाद 4s में चले गए। और 4s के बाद जब 4s होता है, जब 4s में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो फिर से जो ये चूंकि नीचे वाला खाली बच गया है, तो अभी आउटर मोस्ट सेल रहा नहीं, चूंकि आउटर मोस्ट सेल अब 4s हो चुका है, तो फिर से जो इसमें बचा हुआ चीज था, वो इसमें जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो इसमें जा सकता था, वो 3d में चला जाता है। फिर से फिर 4s के बाद से फिर 3d में चला गया, फिर से यहाँ 4p में जाता है। फिर यहाँ पे वही चीज होता है ना। फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि 4p में जाने के बाद 5s में चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4s और 4p में 6 दो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो वो इसमें जा नहीं सकता। 8 इलेक्ट्रॉन चूंकि आउटरमोस्ट शेल में है, तो इसमें जा नहीं सकता अब कोई अन्य इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो 5s में इलेक्ट्रॉन जाता है। 5s में जाने के बाद आउटरमोस्ट शेल 5s हो गया, तो 5s हो गया, तो उसके बाद फिर से जब 5s में चला जाता है, तो आउटरमोस्ट शेल 5s हो गया। उसके बाद जो यह जो 5s ऑक्यूपाई हो जाता है, तो उसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो पुनः 4d में जाता है। तो इस प्रकार ये सिस्टम चलता है। इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी आपको या ज़्यादा इसके बारे में मोर डिटेल आपको क्लास 11th में मिलेगा, लेकिन अभी आप लोग इतना समझिए कि आउटरमोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसलिए वो 3p के बाद 4s में चला जाता है, 3d में ना जा करके। तो ये मुख्य रूप से कुछ जो बोरबरी रूल्स जो था, जो है इसी के अनुसार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन कैल्शियम हैव 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, है ना। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। अब 1s में जाने के बाद कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा यहाँ से। तो फर्स्ट सेल तो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड सेल में जाएगा, तो सेकंड सेल में 2s में जाएगा। यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2s के बाद क्या जाएगा, 2p में जाएगा, तो 2p में चला गया। p में मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब 2p में जाने के बाद फिर 3s में जाएगा, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि यस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसके बाद d भी आता है, तो d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 1s हो गया, 2s हो गया, 2p 6 हो गया, 3s 2, 3s के बाद कहाँ जाएगा, 3p में। 3p में यहाँ तक अभी तक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 6 10 2 12। 12 के बाद यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो 18 हो गया। अब 3p के बाद, 3 के बाद कहाँ, 3p के बाद, अब 3p के बाद 3d में भी खाली है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो इसलिए ये अब थ्री में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, है ना। तो इसलिए 3d में नहीं जा करके 4s में चला गया, 4s में चला गया। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा जी, यहाँ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो अब ये आउटर मोस्ट सेल हो गया, तो इसके बाद का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3d में जाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 2 4 5 4 6 4 10 2 12 18 और 2 20, यानी इस प्रकार कैल्शियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। तो इस प्रकार आप लोग अलग अलग एलिमेंट्स का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे
इसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है पिक्चर के रूप में वो दिखाया गया है कि वो किस प्रकार होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक ही सेल होता है, तो एक सेल में एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। यहाँ पे हीलियम में देखिए दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, तो पहले लोअर एनर्जी सेल में आए, जब ये दोनों भर गया तो फिर इसके हायर एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू किए। तो इस प्रकार जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आना शुरू करता है, तो वो फर्दर जो है हायर सेल्स में वो जाते रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। जनरली जो आउटरमोस्ट सबसे बाहरी सेल होता है किसी भी एटम का, जो सबसे बाहरी सेल होता है किसी भी एटम का, जो सबसे बाहरी सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। किसी भी एटम का जो आउटरमोस्ट सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, और यह सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसे हम क्या कहेंगे जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी कि वैलेंस सेल में सबसे सबसे बाहरी सेल में, वैलेंस सेल यानी सबसे बाहरी सेल, सबसे आउटरमोस्ट सेल, और वहां उस वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में, यानी आउटरमोस्ट सेल को भी वैलेंस सेल कहते हैं। यानी कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब वैलेंसी क्या होता है, तो जनरली वैलेंसी को हम कहेंगे, वैलेंसी का हम लोगों ने देखा था कि वैलेंसी क्या होती है, जनरली कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट्स को का, कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग उसके वैलेंसी के रूप में जानते हैं। कि मतलब वो दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेगा, दूसरे के साथ जब किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो वो कितनी कैपेसिटी के साथ दूसरे के साथ कंबाइन करता है, इसी कैपेसिटी को एलिमेंट का वैलेंसी कहा जाता है। और यह वैलेंसी जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है कि उसमें के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही डिसाइड करेगी कि उसकी वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी जनरली क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो वैलेंसी का निर्धारण कैसे होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस एटॉम में, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे हम वैलेंसी उसकी डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं इसकी वैलेंसी, किसी भी एटॉम की वैलेंसी किस प्रकार डिसाइड होती है। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, यदि किसी एलिमेंट्स के एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 है। यदि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 है तो 1 2 3 4 ही रहेगी। यदि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 ही रह जाएगा। यदि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 ही रह जाएगी। यदि उसके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसकी वैलेंसी 3 ही रह जाएगी। उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो वो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद 5 6 7, यदि 4 से ऊपर वैलेंसी है ना, 5 है, 6 है, 7 है, यदि इसकी वैलेंसी कितनी है, 5 है, 6 है, 7 है, तब यदि 5 है, यदि आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यदि आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। यानी आप कहिए कि यदि 4 से ज्यादा है तो उसमें से 8 माइनस जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि वैलेंस, यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। यहाँ भी देखिए 8 में से 5 गया 3, यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 8 में से 6 गया 2, फिर यहाँ 8 में से 7 गया तो 1। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी डिसाइड करेंगे, निकालेंगे। एलिमेंट्स हैविंग कंप्लीटली फिल्ड, अब यदि किसी एटम का, किसी एलिमेंट का जो आउटरमोस्ट सेल वो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि उसमें या तो मतलब उसमें जो उसका बाहरी सेल है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो क्या होगा कि वो केमिकली इनएक्टिव होता है ना। और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0, है ना। उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 8 है, तो 8 माइनस 8 बराबर 0। तो आप समझ लीजिए कि यदि किसी एलिमेंट का आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसकी वैलेंसी 0 होगी, वो केमिकली इनएक्टिव होगा, मतलब वो
अब उसकी वैलेंसी ही जीरो है, मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जीरो है, वो किसी के साथ उस कंबाइन करने की उसकी क्षमता ही नहीं है, तो वो केमिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, वो केमिकली इनएक्टिव है, मतलब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा, कोई केमिकल रिएक्शन जनरली वो शो नहीं करेगा। तो हम लोग जानेंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, है ना। आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, है ना। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, समस्थानिक किसको कहते हैं, तो आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही तरह के एलिमेंट में अलग अलग तरह के एटम का पाया जाना है, एक ही तरह के एलिमेंट में अलग अलग तरह के एटम का पाया जाना है। जनरली जो आइसोटॉप्स होते हैं वो एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं, लेकिन उनके एटम डिफरेंट होते हैं। किस आधार पे डिफरेंट होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ये जो आइसोटॉप्स होते हैं वो तो होते तो हैं सेम ही तरह के एलिमेंट, लेकिन फिर भी उनके एटॉम डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट किस बेस पे होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनके जो मास नंबर होते हैं, उनके जो मास नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। मतलब हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, यानी एक ही एलिमेंट, एक ही तरह के एलिमेंट जिसमें क्या हो, अलग अलग तरह के एटम्स हो। वो अलग क्यों है भाई, तो क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही है, लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो जो है अलग अलग होता है। आइसोटॉप्स के उदाहरण है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स लिखे गए हैं। जनरली जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास नंबर इसके ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है ना। इसे प्रोटियम कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम से ट्राइटियम कहते हैं। तो यहाँ पे आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, जिसमें कि सबका हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे में जो 111 लिखा गया है ये जनरली एटॉमिक नंबर को दिखाता है। तो यहाँ पे तीनों आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन सॉरी यहाँ पे 1 होगा, लेकिन जो यहाँ पे एटॉमिक मास है तीनों का वो अलग अलग है। उस तरह कार्बन के भी आइसोटॉप्स अलग अलग होते हैं, C12 C13 C14, है ना। तो कार्बन का जो आइसोटॉप्स होता है वो C12 है, तो उसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और इसके जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स के 12 तो होते हैं एटॉमिक मास, एक के होते हैं 13, एक के होते हैं 14। इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स, 35 और एक 37। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये है तो सब, हाइड्रोजन तो तीनों है, कार्बन भी तीनों है, क्लोरीन भी दोनों है, लेकिन इसके जो एटम होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि उनमें अलग मास नंबर होता है। तो इस प्रकार का जो होते हैं वो आइसोटॉप्स होते हैं, ये परस्पर, हाइड्रोजन के ये तीनों आइसोटॉप्स कहलाए, कार्बन के ये तीनों आइसोटॉप्स कहलाए, क्लोरीन के ये दोनों आइसोटॉप्स कहलाए। देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप जनरली दो तरह के होते हैं, एक स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, एक अनस्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। द आइसोटॉप्स व्हिच आर अनस्टेबल एज ए रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, दो जो आइसोटॉप्स होते हैं वो जन आइसोटॉप्स होते हैं जो विच आर जो अनस्टेबल होते हैं। वो क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की वजह से उनके न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। और यह जो अनस्टेबल होते हैं, तो ऐसे आइसोटोप जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। ऐसे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, और इसीलिए क्या कहा जाता है, इनको रेडियो आइसोटोप्स भी कहा जाता है। उसे कोबाल्ट 16 एक आइसोटोप्स है विच इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट एंड यूरेनियम 235। तो कोबाल्ट 60 और यूरेनियम 235 ये जनरली क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं। हम लोग देखेंगे कुछ जो आइसोटोप्स होते हैं, उनका कुछ यूज क्या क्या होता है। जैसे यूरेनियम 235 जो काफी फेमस है, और इनका यूज ब्रॉडली बहुत वाइडली होता है। यूरेनियम 235 जो होता है, तो एज ए फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, एज ए फ्यूल यूरेनियम 235 का यूज होता है। कोबाल्ट 60 इसका यूज जनरली मेडिकल साइंस में होता है, क्या ट्रीटमेंट के रूप में किया जाता है, इसका कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। आयोडीन का जो आइसोटोप्स होता है उसको हम लोग वाटर, जिसे घेंघा रोग कहते हैं, तो आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज उसी घेंघा रोग के इलाज के लिए किया जाता है।
चलिए अब अगला है कि हम लोग अब जानेंगे आइसोबार्स यानी समभारिक, इसे हम लोग समभारिक कहते हैं ना। तो जैसे हम लोगों ने आइसोटॉप्स में देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मतलब नंबर उसमें जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर उसमें सेम होते हैं और एटॉमिक मास नंबर उसमें अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन बोथ एटम्स आर सेम। मतलब इसमें क्या होता है ना कि आप ऐसे समझिए कि एटम के न्यूक्लियाई में जो भी चीजें होती है, एटम के न्यूक्लियाई में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। तो इसमें एटम के न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन लेकिन उसके जो लेकिन उसमें जो नंबर उसका जो एटॉमिक नंबर होता है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो उसमें अलग अलग होता है, यानी कि इन दोनों को आप जोड़िएगा तो वो सेम आएगा, लेकिन फिर भी उसमें जो प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन इन दोनों का सम सेम होता है। यानी आप इसको मतलब कह सकते हैं कि हैविंग सेम मास नंबर। क्योंकि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें बराबर होता है, इसलिए हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होता है, इसलिए उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे आप समझिए कि कैल्शियम कैल्शियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। और आर्गन आर्गन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का 18। यहाँ हम लोगों ने देखा कि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने देखा कि आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, आर्गन का 18 है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन इसके बावजूद दोनों का जो एटॉमिक मास है वो कितना कितना है, 40 है। आर्गन का भी 40 है एटॉमिक मास नंबर और कैल्शियम का भी 40 है। तो यहाँ पे एटॉमिक जो मास नंबर है वो सेम है, जबकि एटॉमिक नंबर है वो दोनों का अलग अलग है। तो आर्गन और कैल्शियम क्या है, आइसोबार्स है। तो हम लोगों ने जो इस चैप्टर में जो मोस्ट ऑफ द चीजें थी उसको हम लोगों ने कवर किया। यदि कोई चीज छूट गया तो आप लोग उसे कमेंट में बताने का कष्ट करें, मैं जवाब दूंगा या उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।